हेलो एंड वेलकम टू कोटा गुरु। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई अगर वेव है तो उसको अगर पूरे तरह अच्छे से डिस्क्राइब करना हो कि वेव क्या है, तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स या फिजिकल क्वांटिटी, हमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज करना होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करना है। जैसे आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ये सब चीज़ को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो वेव को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, उसको डिस्कस करना है अभी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड फर्स्ट जो पैरामीटर है, पैरामीटर्स ऑफ वेव। इसमें पहला हम देखते हैं एम्पलीट्यूड, कैपिटल या फिर स्मॉल या कुछ भी यूज कर सकते हो इसमें। तो जैसा आप जानते हो कि वेव क्या होता है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स को हम डिस्क्राइब करें तो वेव ट्रांसवर्स हो सकता है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकता है। अभी मैं एक वेव ले रहा हूं यहाँ पे, और ये जो वेव है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, एक्स टी थीटा। तो ये वाई एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंट करता है जो भी पार्टिकल है उसका पोजीशन, और किस टाइम पे या टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर क्या उस पार्टिकल का क्या एंगुलर पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे क्या है, एक्स को हम बोलते हैं पाथ, या ओरिजिन से कोई अगर पार्टिकल है तो कितने कितने दूरी पे एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें तो, या उसका पोजीशन, एक तरह से पार्टिकल का पोजीशन। टी क्या है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम, सिंपल टाइम। और थीटा क्या है, ये बेसिकली फेज को बताता है, जो हम अभी आगे के जो टॉपिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको। तो फेज, या इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ कोई पार्टिकल अगर है वेव में, कोई पार्टिकल है तो उसका एंगुलर पोजीशन क्या है। और एक्स क्या है, लीनियर पोजीशन है, बेसिकली इसको पाथ बोलते हैं। तो एक्स इज द लीनियर पोजीशन एंड थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। इसको बोलते हैं पाथ, इसको बोलते हैं फेज। अभी इसे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो एम्पलीट्यूड का अगर डिफाइन करें यहाँ पे, एम्पलीट्यूड का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, ये क्या है, मीन पोजीशन है मेरा, ये जो है मीन पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है यहाँ पे आप देख रहे हो इस साइड या अदर साइड, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी क्या है, अदर साइड जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड क्या कहता है, सिंपल सा है इसका मतलब, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये है मीन पोजीशन। अगर इसमें जो पार्टिकल्स है, इसमें क्या, पहले मान लो ये स्ट्रिंग था, और स्ट्रिंग में हमने क्या वेव जनरेट किया, तो ये वहां यहाँ वाला पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ वाला पार्टिकल अब यहाँ पे होगा, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन, राइट। और यहाँ वाला पार्टिकल क्या होगा, वहीं पे होगा। तो कोई ये जो स्ट्रिंग जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करें, वेव में, वेव चल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। तो कोई पार्टिकल्स है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, या यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में जब वो होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन वाला यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। तो एम्पलीट्यूड को हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू वाई एक्सट्रीम माइनस वाई मीन। ये वाई एक्सट्रीम ये भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए इसको हम मोड लगा देते हैं यहाँ पे, मोड। तो यहाँ से डिफाइन हमने किया कि एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन, और इसकी वैल्यू एस निकाल सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हमने, क्या दिया, -3 mm, और यहाँ जो
सॉरी यहाँ +3 mm और यहाँ दिया जो हमने क्या -3 mm दिया यहाँ पे, राइट। तो इस केस में क्या है, और ये 0 है यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे मीन पोजीशन 0 हो गया, और y एक्सट्रीम कितना होगा +3 या -3। तो एम्पलीट्यूड अगर निकाले इस केस में तो कितना आ जाएगा 3, अगर इसको लेते हैं 3 -0 मोड लगाया तो 3 मोड दैट इज इक्वल टू 3। अगर हम ये एक्सट्रीम पॉइंट लें, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, y एक्सट्रीम क्या होगा -3 -0 इक्वल टू क्या होगा -3 का मॉड, ये हो जाएगा। मॉड क्या करता है, उसका मैग्नीट्यूड देता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, साइन हटा देता है तो हो गया यहाँ पे 3 mm। अगर यही क्वेश्चन में क्या करता है, यहाँ पे मैं 0 0 ना करके यहाँ जो y मिनिमम, यहाँ y जो दिया है यहाँ पे मीन, इसकी वैल्यू में देता है यहाँ पे, इस केस के लिए देता है अगर मान लो 1 mm, राइट, और यहाँ दे दिया मैंने मान लो -2 mm। तो इस केस में आपको बताना है -1 mm, सो यहाँ पे -1 mm कर दिया हमने, -1 नो यस राइट -1। तो इस केस में कैसे निकालोगे, अगर आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड बता दो यहाँ पे, तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड है सिंपल सा डिफाइन करता है y एक्सट्रीम माइनस y मीन, उसका मॉड लगा दिया हमने। इस केस में देखिए y एक्सट्रीम अगर इसको लेते हैं तो क्या होगा +3 mm, तो +3 माइनस y मीन कितना होगा यहाँ पे 1 mm -1, इसका मॉड लगा दिया तो आया 2 मॉड दैट इज इक्वल टू 2 mm। अगर आप इससे निकालना चाहते हो तो इससे कैसे आएगा, यहाँ पे कितना y एक्सट्रीम कितना है -1, देन -1 एंड देन यहाँ क्या -1 का मॉड से होगा -2 का मॉड दैट इज इक्वल टू 2 mm। तो डिपेंड करता है कि ओरिजिन या जो एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे, ये आप ये कैसे वेरी करा रहे हो। अगर यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो ये, तो क्या होगा यहाँ पे हम ये वाला 0 हो जाएगा यहाँ पे मीन पोजीशन, और 0 नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1 mm इस्तेमाल करेंगे, जो भी वैल्यू दिया जाएगा। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड का अगर मीनिंग हम देखने जाए एम्पलीट्यूड क्या है, तो कैसे अगर हम बात करें कि एक वेव लेते हैं, वेव पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लें हमारे पास एक वेव है, दूसरी वेव है, और ये मान लीजिए तीसरी वेव है, और सभी वेव की फ्रीक्वेंसी जो हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अभी फ्रीक्वेंसी समझाऊंगा आपको सभी के लिए, आप इसे ये मान लिया फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव है ये, और ये जो है एक थर्ड वेव है, राइट। सेम टाइम है, यहाँ से यहाँ क्या टाइम सेम है हमने दिया हुआ है, लेंथ सेम है, एक्स एंड टी के इसके लिए सब सेम है यहाँ पे। तो अगर आपसे बात करें यहाँ पे कि किसका कौन से वेव का या किस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है ज्यादा है, तो यहाँ देखो पहले बात करें हम एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मीन पोजीशन से कितना वो ज्यादा दूर पे है, डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है। तो यहाँ पे देखें हम, इसकी जो वैल्यू है एक्सट्रीम पॉइंट की कितना है, यहाँ पे क्या एक्सट्रीम पॉइंट ज्यादा है, यहाँ पे क्या बहुत कम है। तो ये वाला जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, अगर इसको हम फर्स्ट वेव माने, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, हाईएस्ट है, और इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड वेव वन का एम्पलीट्यूड क्या है, इससे कम है, और सबसे कम किसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड थर्ड वेव का। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा मीन पोजीशन, कितना ज्यादा कोई पार्टिकल कितनी दूर जा सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा हो सकता है उसका। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी।
अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसे हम एफ या फिर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कभी कभी एफ भी इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स एन भी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या कर रहा है, एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोलूं कि अपनी उंगली को एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर सकते हो, कितनी बार अप डाउन कर सकते हो, तो मुश्किल से 2 to 3 जाएगा यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 to 3 हो सकता है, मैक्सिमम 4 5, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे फैन आप देखते हो, फैन जब चालू करते हो अगर वो स्लो स्पीड में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड क्या होगा, नंबर ऑफ कितना ऑसिलेशन कर रहा हो पर सेकंड कम करता है। और अगर उसकी स्पीड बढ़ा दो तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या कितना चक्कर लगा रहा है वो पर सेकंड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो पर सेकंड में कितनी बार कोई ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो पर सेकेंड इस यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यूनिट लिखे ऐसे तो होगा सेकेंड पे -1, या इसी को लिखते हैं हम लोग हर्ट्ज, Hz। तो हर्ट्ज होगा इसकी, राइट। अब हम बात करें, इसके बाद से बात करने जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है वेवलेंथ। अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में समझना है कि मीनिंग क्या है उसका, तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे वेव तैयार कर रहा हूँ और यहाँ से यहाँ हमने लेंथ दे दिया, अगर कोई वेव है इसकी स्पीड क्या है, यहाँ से जो भी वेव जहाँ जाएगी यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है, सबकी वेव सेम स्पीड है। तो इस केस में, और यहाँ से यहाँ सिर्फ यहीं तक बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ इतने डिस्टेंस में या इतने टाइम में हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक वेव जाएगी स्पीड v से, तो v इंटू कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। तो इतने टाइम में या इतने पोजीशन में वेव कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है या कितनी कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्वेंसी। अगर मान लो कि ये जो वेव है ये सिर्फ ऐसे ही जा रही है, हाफ ऑसिलेशन हो रहा है। वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि एक बार वो क्या हो, ऐसे हो जाए, दैट इज अ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। या फिर वो एक बार क्या हो, ऐसे हो जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। या फिर सिंपल, अगर वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से तो ये फिर ऐसे, फिर ऐसे आ जाए। जैसे मान लो ये ऐसा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर वहीं पे आ जाए, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो वैसे ये क्या होगा, हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.5 हर्ट्ज। अगर मान लो कोई वेव है जो इतने में ही वन कंप्लीट ऑसिलेशन कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, वन इतने टाइम में, अगर मान लो टाइम हमने दे दिया 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ जो हमने टाइम दिया है कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, ये हाफ ऑसिलेशन कर रहा है तो 0.5 हर्ट्ज। और ये क्या कर रहा है, ये वाला वेव एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब वन ऑसिलेशन, इसका मतलब ये होगा 1 हर्ट्ज। और मान लो कि एक और वेव है इसको देखो आप, तो यहाँ से यहाँ तक है 1 वेव, यहाँ से यहाँ सेकेंड वेव। तो ये है 1 सेकेंड में क्या कर रही है, 2 बार ऑसिलेट कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज हो जाएगी। तो वैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें, अपनी बात करें एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड इससे कम है और इसका एम्पलीट्यूड और कम है। तो एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ज्यादा कम कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड से। तो सिंपल एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अभी मान लो एक और वेव हमने लिया और वो कुछ ऐसा है, तो इसको देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे,
ये 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 एंड 4। तो इस वाले वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हर्ट्ज हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में कोई वेव कितनी बार ऑसिलेट कर जा रहा है या कितनी बार कंप्लीट वेव तैयार कर रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और बहुत कम बार ऐसे हो रहा है उसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। और एक चीज और यहाँ समझा दूं कि आपको अगर कंफ्यूजन अगर यहाँ पे हो रहा है कि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो आप, यहाँ हमने एम्पलीट्यूड इस वेव का ये है, और एक और वेव मैं तैयार कर रहा हूँ जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, जस्ट इसका 2 गुना है, बट एम्पलीट्यूड वही है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, एम्पलीट्यूड इसके इक्वल लेके आया हमने, और यहाँ से इसको यहाँ कर दिया, तो इसकी भी एम्पलीट्यूड और इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों की इक्वल है। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। और एक और वेव देखो जो इस वेव का 2 गुना फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ देखो एम्पलीट्यूड क्या है, सबकी इक्वल है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका 0.5, इसका 1, इसका क्या है 2 है। तो ऐसे कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी तक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, अगर हम कोई वेव लेते हैं तो 1 टाइम पीरियड में, अभी हमने टाइम पीरियड को यहाँ पे नहीं बताया आपको, 1 टाइम पीरियड में कोई वेव कितने डिस्टेंस कवर करती है, या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है किसी वेव का, वही क्या होता है, उसका वेवलेंथ होता है। तो अगर मान लिया हमने यहाँ हमने वेव लिया, हमें पता है कि 1 कंप्लीट वेव क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर इसको हम उठाए तो ये क्या है, 1 कंप्लीट वेव को शो कर रहा है। या फिर यहाँ से यहाँ हम उठाए तो क्या होगा, 1 कंप्लीट वेव को शो कर रहा है। एक चीज हमने ये भी देखा था, इसको जो अप साइड का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और ये जो डाउन साइड का होता है उसको बोलते हैं ट्रफ, राइट। ये भी क्या होगा, क्रस्ट, एंड फर्दर क्या होगा यहाँ पे ट्रफ आएगा। तो सी टी ओके वेरी करता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, सिंपल सा बोले कि 1 कंप्लीट वेव यहाँ से अगर ले रहे हो तो क्या होगा, 1 कंप्लीट वेव यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में वेव कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है। देखो पार्टिकल्स ऐसे कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, वेव ऐसे जा रहा है, बट वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर हम देखें नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहीं तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा 1 कंप्लीट वेव में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसी को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। तो wavelength is nothing but the displacement of the wave in 1 complete oscillation। 1 complete oscillation तो कहीं से ले सकते हैं, अभी बताया था आपको कि हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करके किसी पॉइंट पे बता सकते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इसके जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, 1 कंप्लीट वेव होगा, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे लैम्डा। वैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक आओगे आप, तो ये भी क्या होगा 1 लैम्डा। या सिंपल, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाओगे आप, तो 1 क्रेस्ट टू 1 क्रेस्ट कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अगेन लैम्डा होता है, ठीक है। या यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और फिर यहाँ आओगे तो 1 ट्रफ और देन नेक्स्ट ट्रफ, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, 1 लैम्डा के इक्वल होता है। तो आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा कि वेवलेंथ क्या होता है किसी वेव का। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर क्या रिलेशनशिप होता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के साथ भी। तो अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जब बात करूंगा वेलोसिटी का उस केस में डिस्कस करूंगा इसको। तो आई थिंक वेवलेंथ की अगर बात करें यूनिट क्या होगा इसका, तो सिंपल ये क्या है, लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, चाहे लेंथ का जो यूनिट होगा वही क्या होगा, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, mm हो सकता है। स्टैंडर्ड जो SI है वो क्या है, मीटर इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइम पीरियड के बारे में।
इसका टाइम पीरियड क्या होता है? सिंपल सा डिफिनेशन है, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो। इसका टाइम पीरियड क्या होता है कि कोई अगर वेव चल रहा है तो वो वन कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करने में या वन कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम ले रहा है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसको कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। और अगर मैं यहाँ एक वेव ड्रॉ करूं, हमें पता चल चुका है कि वन कंप्लीट वेव का मतलब क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक का वन कंप्लीट वेव है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक वेव जाने में जितना टाइम लिया होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी के बराबर होगा। या फिर यहाँ से यहाँ तक वेव को जाने में जो टाइम लगा होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल टी के इक्वल होगा। या फिर किसी भी एक पॉइंट को उठाओ आप यहाँ से और यहाँ तक, तो यहाँ से वेव को फिर फर्दर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, दैट इज कैपिटल टी या टाइम पीरियड कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड सर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है। अगर अगर मान लो कोई भी ऑसिलेशन जहां हो रहा है, कोई वेव ऑसिलेट, कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर वो जितना एक सेकंड में जितना ज्यादा वो ऑसिलेट करेगा, राइट, अगर एक सेकंड में बहुत ज्यादा ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली अगर आपसे कोई पूछे कि सर वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, फिर तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा है तो वन ऑसिलेशन में टाइम क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। अगर सपोज करो एक सेकंड में आप कोई पार्टिकल है जो 10 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो उस टाइम में एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है, 10। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जस्ट समझने की कोशिश करो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, टाइम क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। और सिंपल सा अगर बात करें इसका डिफिनेशन से, तो टी इज द नंबर ऑफ, ये है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, राइट। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है जो टी टाइम में, या सिंपल सा टी टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो रहा है, इन टी टाइम, सिंपल सा ये सपोज करो, लेट इन टी टाइम अ पार्टिकल ऑसिलेट मान लो कैपिटल एन टाइम्स, कुछ भी मान सकते हो आप, कैपिटल एन टाइम्स। तो इन टी टाइम्स ए पार्टिकल ऑसिलेट एन टाइम्स। सो इन, अगर एन टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है तो वन ऑसिलेशन टाइम टेकन, देखो यहाँ पे टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन कितना होगा, देखो एन टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में। तो वन टाइम कितने बार ऑसिलेट, कितने टाइम में करेगा, तो टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन कैपिटल एन, राइट। टी को यहाँ पे हम इसको नीचे भेजते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन कैपिटल एन अपॉन टी। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोल सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, इसको बोल सकते हैं 1/n फ्रीक्वेंसी। और टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, 1/n। So this is the relation between time period and frequency. Obviously टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड एसआई बात करें तो सेकंड होगा, या फिर आवर हो सकता है, या मिनट हो सकता है, या डेज, या कुछ भी हो सकता है। तो ये था यहाँ अभी तक हमने देखा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकाल सकते हैं।
इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो, इसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा एक और मैं डिस्कस कर लूँ टॉपिक को। मान लो एक क्या है, पेंडुलम है यहाँ पे और ये टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कर रहा है। सपोज करो ये क्या मीन पोजीशन है, तो ये यहाँ से यहाँ गया होगा और फिर ये वापस आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा। तो कोई भी ऑसिलेशन होता है वन कंप्लीट ऑसिलेशन, उसमें 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट मीन से एक्सट्रीम जाना, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम एंड देन एक्सट्रीम टू मीन। तो देयर आर 4 फेजेस, 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम टाइम पीरियड जो बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है, जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स में इक्वल टाइम लगता है। अगर मान लो मीन से एक्सट्रीम जा रहा है और यहाँ पे पूरा अगर ऑसिलेशन करने में कैपिटल टी टाइम लग रहा है, ये टाइम पीरियड क्या है वन ऑसिलेशन का, कैपिटल टी। तो यहाँ से यहाँ मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी बाई 4 टाइम लगेगा, कैपिटल टी बाई 4 टाइम। वैसे ही एक्सट्रीम से मीन को आना तो क्या होगा, कैपिटल टी बाई 4 टाइम्स लगेगा। वैसे ही मीन से अगेन एक्सट्रीम जाने में कैपिटल टी बाई 4 और एक्सट्रीम से मीन आने में कैपिटल टी बाई 4, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ से अगर देखें हम, ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन है। अगर ये 0 टाइम लेते हैं यहाँ पे और एक कैपिटल टी यहाँ पे फिर हो जाएगा 1 टाइम पीरियड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, टी बाई 2 लगेगा। और यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट, देखो ये क्या है, मीन एक्सट्रीम देन मीन देन एक्सट्रीम देन मीन। तो मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, देखो मीन से एक्सट्रीम जाने में टी बाई 4, तो यहाँ तक क्या होगा 0 टाइम में तो क्या होगा टी बाई 4 हो जाएगा ये। अगेन एक्सट्रीम से मीन क्या होगा टी बाई 4, तो इसमें और टी बाई 4 ऐड करो तो क्या टी बाई 2 हो जाएगा। देन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इस एक्सट्रीम पे अगेन टी बाई 2 प्लस टी बाई 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 टी बाई 4 और अगेन टी बाई 4 ऐड करेंगे तो क्या कैपिटल टी आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैरी करता है। यहाँ ये टी ऐड क्या होगा 2t एंड सो ऑन। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालें। तो वेव में क्या होता है, 2 तरह की वेलोसिटी होती है। एक तो वेलोसिटी ऑफ वेव, और वेव पता होगा आपको कि पार्टिकल के चलने से होता है या मूव करने की वजह से होता है, ऑसिलेशन की वजह से होता है। तो पार्टिकल का भी वेलोसिटी आता है इसमें। तो पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का वेलोसिटी इज डिफरेंट थिंग एंटायरली एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफरेंट। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्लियर रखना इस बात को। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे हम निकालें। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव को सिंपल हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई वेव है जीरो ले लिया यहाँ से, t बाई 2 t, यहाँ से यहाँ लेमडा बाई 2, ये लेमडा, अगर मान लिया वेलोसिटी ऑफ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है v है, तो वेलोसिटी क्या होता है, सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई वेव अगर चल रही है तो भाई पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसकी वही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या अगर t टाइम में डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा। तो सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव डिवाइड बाय टाइम। अगर हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन, सिंपल सा है, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन हम बात करें, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इस केस में, डिस्प्लेसमेंट वन कंप्लीट वेव में क्या होता है, लैम्डा के बराबर होता है। और टाइम पीरियड क्या होगा इस केस में, टाइम पीरियड जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी। तो इस वैल्यू को अगर हम इससे पुट करें तो v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर हम जानते हैं t इक्वल्स टू जानते हैं 1/n, या फिर n इक्वल्स टू 1/t, तो 1/t की जगह पे हम n लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू n लेमडा। और ये जो फार्मूला है जनरली इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, राइट।
अब हम देखते हैं, अगर मान लो किसी वेलोसिटी, अगर मान लो बहुत सारी वेव्स है और सारी वेव्स का वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। वेव की वेलोसिटी क्या है, बहुत सारी वेव है और उनकी वेलोसिटी क्या हमने कर दिया, इक्वल कर दिया है। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी और लेमडा में क्या रिलेशनशिप होता है, देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या किया है, एक फिक्स टाइम हमने ले लिया है कि टाइम और पोजीशन क्या हमने फिक्स कर लिया है। वेलोसिटी अगर क्या है, दोनों का कांस्टेंट है, अगर दो वेव चल रही है वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो इस केस में अगर क्या होगा, n1 है ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दो वेव के लिए तो n1 लैम्डा 1 इक्वल तो क्या होगा n2 लैम्डा 2। या फिर अगर हम बात करें n1 डिवाइड बाई n2 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1। इसका मतलब होगा कि रेसिप्रोकल, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम। देखो यहाँ पे क्या होगा, या सिंपल यहाँ देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एन लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप बहुत तरह से इसको समझ सकते हो। कांस्टेंट इट मीन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज करेगा, फ्रिक्वेंसी कम होगा तो लैम्डा इंक्रीज करेगा। तो अभी ये जो वेव आपके सामने दिख रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी का, फ्रिक्वेंसी है 2, राइट। अब फ्रिक्वेंसी मैं बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो लेमडा यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस मान लिया हमने यहाँ पे क्या है, एक्स डिस्टेंस है, इस केस में लेमडा कितना हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना लेमडा होता है। अगेन यहाँ से यहाँ लेमडा, तो लेमडा इक्वल कितना है 2, और यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या है, एक्स है, तो लेमडा क्या है, x/2। ध्यान से समझना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ क्या 1 लेमडा इक्वल होता है, तो पता है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, x है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगा, x/2 हो जाएगा, जो भी x है उसका हाफ कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी को 2 से मैं 4 कर रहा हूँ, तो इसको मैं हल्का सा नीचे ड्रॉ करता हूँ ताकि इजी होगा फ्रिक्वेंसी बढ़ाने में। अगेन एम्पलीट्यूड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर बात करूँ, सॉरी, वेव का फ्रिक्वेंसी उतना ही रहा इस केस में। यहाँ देखें तो यहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी है 2, यहाँ फ्रिक्वेंसी कितना है, अगर बात करें टी टाइम में कितना है, यहाँ पे 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 एंड 4 ऑसिलेशन। तो अगर हम बात करें यहाँ, अगर मान लो यहाँ पे क्या 2 है, तो इसका जस्ट क्या है 4 टाइम, दो गुना होगा, यहाँ पे क्या होगा 4, 4 और फ्रिक्वेंसी कितना होगा 4। यहाँ मैं रिलेटिव ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी है ये। अगर इसका 2x है या 2 समथिंग मान लो 2 के फ्रिक्वेंसी, तो इसका कितना होगा 4 के फ्रिक्वेंसी होगा। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर रहा हूँ, ये रिलेटिव में मेजर कर रहा हूँ यहाँ पे। इस केस में आप देख लो, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 2 और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसका जस्ट 2 गुना है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या है 2, यहाँ कितना है 4, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस केस में देखें, ये यहाँ से यहाँ इस वेव का वेवलेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और ये क्या है देखो, यहाँ से यहाँ क्या लेंथ x है, तो ये पार्ट का लेंथ कितना होगा, ये होगा x/4, क्योंकि ये 4 टाइम्स जा रहा है यहाँ पे लेमडा, यहाँ से आगे लेमडा है, यहाँ से लेमडा है, तो 4 लेमडा इक्वल टू एक्स, तो एक्स लेमडा इक्वल टू क्या होगा, x/4। इस तरह से लेमडा, और अगर वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट है तो लेमडा और फ्रिक्वेंसी इस तरह से वैरी करता है। अब एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें, तो जरूरी नहीं है सर ये एम्पलीट्यूड क्या हो, डिक्रीज इंक्रीज करे, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड ऐसे भी हो सकता है, या एम्पलीट्यूड ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो फ्रिक्वेंसी लेमडा पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसके बाद से हम डिस्कस करें कि सर कोई मान लो अगर कोई वेव या कोई पार्टिकल
सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करते हुए ऑसिलेशन कर रहा है उस केस में, तो उस केस में वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी और कैसे निकालेंगे उसको, थोड़ा सा टॉपिक है ये। अगर मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई, सर्कुलर ऑसिलेशन कर रहा है या पाथ जो है सर्कुलर है, इस केस में मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है और इसका रेडियस मान लिया हमने r है, तो ये पार्टिकल क्या करे यहाँ से ये 90 डिग्री π/2, देन अगेन π/2 यहाँ आ गया, फिर निगेटिव में जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे अगेन π/2 एंड देन नेक्स्ट π/2, तो 2π क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ये 2π रोटेट कर रहा है, रोटेशन। इस केस में अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस केस में लेमडा जो होता है वन ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेवलेंथ होता है, इस केस में 2πr के इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पार्टिकल यहाँ आया और फिर यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ये जस्ट वेव का एनालॉग है, तो एनालॉग की वजह से यहाँ इसको एग्जैक्टली हो नहीं ट्रीट करना है, इसकी वैल्यू जो होती है लेमडा 2πr के बराबर होता है, कोई वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना उसका।